Hello guys, welcome to our channel A Family in Poland and this is our next episode of Masala Talks of Poland Unfiltered। तो आज हमारे साथ है दिवांशु भाई अपने और दिवांशु भाई अपना जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोलैंड में बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया से, फिर उनको पता नहीं होता यहाँ पे कब तक रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्या कागज बनवाना है। तो जनरली टीआरसी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपना, और मतलब कार्ड कह सकते हैं, जिसका यूज़ होता है अपन भाई जॉब के टाइम में भी आपको वो चाहिए होता है, और मतलब यहाँ पे रहने के लिए भी वो लीगलिटी आपकी डिफाइन करता है। तो इसलिए अपना भाई दिवांशु है, ये अपने साथ मतलब हमने इनसे हेल्प ली थी जब हम यहाँ पे नए आए थे, तो इन्होंने हमारी भी हेल्प करी थी वो बनाने में। और मतलब ये अपनी फैमिली का भी बना चुके हैं, एक बार अपना भी रिपीट करवा चुके हैं, तो इनको मतलब प्रोसेस थोड़ा पता है बेटर, मतलब जो जो फर्स्ट टाइम में रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आता है उन लोगों से, तो इसलिए हमारी ये हेल्प करेंगे। तो दिवांशु भाई आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप जैसे आप यहाँ पे कब से हो, कौन कौन आपके साथ है, और मतलब आपको कैसा लगता है थोड़ा बहुत। हाय, मेरा नाम दिवांशु है। मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से, इंडिया में। तो मैं इधर लास्ट 3 साल से रह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। एंड मैं अपना खुद का ब्लू कार्ड अप्लाई कर चुका हूँ एंड मेरे फैमिली का डिपेंडेंट ईआरसी भी अप्लाई कर चुका हूँ। बेसिकली मेरा मेन स्टेइंग पर्पस है जॉब के हिसाब से रहते हैं आप। तो आप एक बताओ, जो बेसिक क्वेश्चन है कि टीआरसी होता है क्या है, मतलब यहाँ पोलैंड में। टीआरसी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक कार्ड है बेसिकली। तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। टीआरसी आपको इधर रहने के लिए एंड जॉब करने के लिए अलाउ करता है एंड वैलिडिटी होता है 1 से 3 साल। अच्छा, 1 साल से 3 साल। 1 साल से 3 साल। एंड टीआरसी किसी बारे में और एक चीज बता दूं कि टीआरसी वैराइटीज टाइप का होता है। ओके। बेसिस ऑफ जॉब में आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन हाई स्किल जो प्रोफेशनल्स है, लाइक आईटी प्रोफेशनल्स एंड एनी हाई स्किल प्रोफेशनल्स, दे कैन अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड व्हिच इज वन वेरिएंट ऑफ टीआरसी। ओके। जो स्टूडेंट्स इधर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दे कैन आल्सो फॉर अप्लाई फॉर टीआरसी बेसिस ऑन स्टडी। तो उनका जो स्टूडेंट वाला होता है तो कितने साल का होता है, आपको आइडिया है? मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल। ओके, जो आप 1 साल वाला बता रहे हो वो स्टूडेंट का जनरली 1 साल वाला उनको 1 साल के बाद रिन्यू करना होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्टे एंड देयर कोर्स, दे विल प्रोवाइड, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द टीआरसी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कौन कौन मतलब टीआरसी के लिए किस किस को अप्लाई करना चाहिए? जो यहाँ पे डिपेंडेंट, जैसे आपने बताया डिपेंडेंट आते हैं, काम करने आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसके अलावा जैसे मतलब कोई फैमिली मेंबर आ रहा है, मेरे से मिलने आ रहा है, टूरिस्ट वीजा पे आ रहा है। नहीं, आपका जो डायरेक्ट डिपेंडेंट है, आप सिर्फ इफ यू आर होल्डिंग ए ब्लू कार्ड और टीआरसी, और अगर आप इधर जॉब कर रहे हो, तो आपके जो डायरेक्ट डिपेंडेंट है, लाइक योर वाइफ एंड योर चाइल्ड, you can apply TRC, dependent TRC, only for them. Okay. You cannot apply dependent TRC for your father or for any other family member. Okay. अच्छा, तो डायरेक्ट मतलब जो मुझ पे डिपेंडेंट, डायरेक्ट आपका डिपेंडेंट है, उनके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी को अगर किसी को आना है, फैमिली मेंबर या मम्मी पापा किसी को भी आना है, तो उनका टूरिस्ट वीजा होगा विच इज वैलिड 3 to 6 months। ओके 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 ओके, अच्छा ऐसा है। तो एक बात बताओ, जैसे मतलब मैं काम करता हूँ और मेरी वाइफ नहीं करती, तो मेरी वाइफ तो अप्लाई कर सकती है टीआरसी के लिए, मतलब किसी और के लिए, मतलब बेबी के लिए, मतलब अगर ये कि जो बंदा काम नहीं करता है वो भी अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, डिपेंडेंट टीआरसी के लिए एक फैमिली मेंबर को मेन जो जॉब करता है उनका वो होगा मेन कार्ड होल्डर, एंड बेसिस ऑन दैट, बिकॉज आपके इनकम के ऊपर उनका इधर रहना डिपेंडेंट है, सो दे विल आल्सो चेक लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो एक फैमिली मेंबर को इधर जॉब करना है, बेसिस ऑन दैट he or she should hold a TRC. Then one of the direct dependent or all of the direct dependents can apply for TRC. Dependent TRC. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैं आया भाई और मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरी वाइफ के पास जॉब थी, अब मेरे को भी जॉब मिल गई, तो मेरा एक नॉर्मल टीआरसी आ गया था, तो मैं उसको ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करा सकता हूँ? Yes, आपके बेस वो एक इनकम थ्रेशोल्ड होता है, which is now updated in 2026, something 13,000 something per month gross, okay, which is ये जब मैं आया था 3 साल पहले, ये कुछ कम था, 11,000 समथिंग था। उसके बाद बढ़ के 12,000 समथिंग हुआ, अब ये 13,000 समथिंग हुआ। तो
first thing is you should be a high skill professional like software developer or any other sector where high skill professionals are required. Blue collar job के लिए applicable नहीं है. Only white collar job high skill professionals के लिए applicable है. And there is a salary threshold. So अगर आप उस salary threshold gross income के ऊपर या सेम करते हो तो ही आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो. So if you are holding a TRC and you want to convert it to blue card, you can reapply and you can give them income proof and everything is required for that and you will get the blue card. ओके, तो ब्लू कार्ड के लिए इनकम थ्रेशोल्ड है, ना कि टीआरसी के लिए, ना? TRC के लिए कोई income threshold नहीं. गॉड, मैं समझ गया आपकी बात. हाँ, तो ब्लू कार्ड वाले को क्या बेनिफिट रहता है, मतलब नॉर्मल टीआरसी में? नॉर्मल TRC अगर आप होल्डर हो तो आपका अगर इधर जॉब चला गया तो यू कैन स्टे हियर फॉर 1 month. ओके. एंड सर्च फॉर अ न्यू जॉब. Whereas अगर आपको ब्लू कार्ड आपके पास है तो आप 3 महीने के लिए रह सकते हो once you lose your job and then you can search for new job. This is one benefit. सेकेंड बेनिफिट है, अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो तो आपका जो डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं लाइक आपकी वाइफ, ठीक है, दे विल हैव ए फ्री लेबर मार्केट एक्सेस. इसका मतलब they can apply for job to any company and the company doesn't need to give her any work permit. Got it. Without work permit the dependent person can work inside Poland. समझा. ये बेनिफिट है. अच्छा है. और तो अभी आप टीआरसी, मतलब जो मेन चीज है यहाँ पे टीआरसी के लिए, क्योंकि ये सब तो लोग थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज पता है किस चीज में होते हैं कि भाई क्या सबमिट करना है, कहाँ पे करना है, कितना टाइम लाइन है. मतलब आप पहले स्टार्ट करते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस प्रोसेस के लिए पूरे के? डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं फॉर TRC ऑन बेसिस ऑफ जॉब, डिपेंडेंट का मैं बाद में बता रहा हूँ. बेसिस ऑफ जॉब के लिए TRC या ब्लू कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो ड्यूली फिल अ फॉर्म जो कि पहले मैनुअली होता था, आपके टाइम मैनुअली था, अभी दैट इज फिल्ड थ्रू ए पोर्टल, MOS पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल. सो अब फॉर्म फिलअप आपको पोर्टल में करना है, देन प्रिंट आउट लेना है. सो एक फॉर्म होता है, उसको पहले फिलअप करना होगा. उससे भी पहले फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन कि आप अप्लाई करना चाहते हो. फॉर दैट यू नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट. सिटी वाइज हर सिटी के पास, जैसे हम लोग जहाँ पे हैं क्राको इज अंडर मावी पोल्स्की मीन्स लेसर पोलैंड वॉयवोडशिप. ओके. सो उनके ऑफिस में आपको एक मेल भेजना पड़ेगा टू टेक द अपॉइंटमेंट दैट यू वांट टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट फॉर TRC एप्लीकेशन. जनरली आप जब मेल भेजते हो उसके 3 से 4 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट का डेट मिलेगा. ओके, 3 से 4 महीना कम से कम जब मेल भेजोगे. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्राको. आप जब मेल भेजोगे उसके 3 से 4 महीने बाद आपको डेट मिलेगा अपॉइंटमेंट का, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो. ओके. नाउ अभी डॉक्यूमेंट फिलअप होता है MOS पोर्टल के थ्रू. सो MOS पोर्टल में आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस है ड्यूरिंग मतलब आपका प्रीवियस 5 इयर्स का ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछेंगे. ओके. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इज your Zeus insurance. Okay. Zeus is a government provided insurance for which some percentage of your salary would be deducted every month. Okay. तो उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस भी है एंड योर जॉब इंश्योरेंस भी है. लाइक इफ यू आर सिक एंड इफ यू आर टेकिंग एनी लीव फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक दिन के लिए भी, तो 80% ऑफ द योर सैलरी वुड बी प्रोवाइडेड बाय Zeus. दिस इज जॉब इंश्योरेंस एंड एज वेल एज सरकारी हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट भी फ्री है अंडर Zeus. So फर्स्ट वाला जो सर्टिफिकेट होता है, ये आप मतलब हम यहाँ पे आते हैं तो मतलब कैसे मिलता है? मतलब आप जब भी कोई जॉब ज्वाइन करोगे and they are obligated to enroll you in Zeus. Okay. Because they are deducting the amount from your salary. तो वो तो कंपलसरी कट होगा. ठीक है, कंपलसरी कट होगा. तो Zeus का जो फॉर्म्स चाहिए, Zeus जुआ चाहिए ZUA. ओके. एंड Zeus अरमुआ चाहिए RMUA. ओके. ये 2 आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा. एक तो सैलरी स्लिप में ही होता है, दूसरा आपको मांगना पड़ेगा ऑफिस से, तो वो दे विल प्रोवाइड. एंड then there is a document called Annexure 1 and Annexure 2. Okay. Annexure 1 will be provided by your employer and Annexure 2 you have to fill up.
This is the second important document. Third important document जो है highest qualification. Okay. The person's highest qualification who is applying for the TRC or blue card. Swan translated in Polish. Okay, So Swan उसका। translators यहाँ पे अवेलेबल है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर्स है. Okay. तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पोलिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा बाय स्वान ट्रांसलेटर. ओके, मतलब उन लोगों से ही करा सकते हैं आप? दे आर एनलिस्टेड इन गवर्नमेंट पोर्टल. ओके ओके उनका लाइसेंस है तो उनसे ही आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंग्लिश टू पोलिश. ओके एंड यू हैव टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी एंड द ट्रांसलेटेड कॉपी. ओके And you have to bring all the original documents at the day of the appointment. ओके ये सेकंड डॉक्यूमेंट है. थर्ड जो डॉक्यूमेंट है जो चाहिए आपका वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट का कॉपी चाहिए. फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होगा आपका पे स्लिप. ओके लास्ट मंथ्स अपडेटेड पे स्लिप जनरली ये. और हाँ, पासपोर्ट का ऑल पेजेस जो स्टैम्प पेजेस है सब पेजेस का कॉपी चाहिए along with your form. These documents are required. ओके इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो दे विल आस्क यू टू सबमिट दोस डॉक्यूमेंट्स अगेन. ओके, तो वो टाइम और बढ़ जाएगा. ओके, तो ये तो अपनी थी वही, मतलब ये जो मेन एप्लीकेंट है उसके लिए. डिपेंडेंट के लिए अगर मान लीजिए आप आपके वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं हाँ. तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट है उसका स्वर्ण ट्रांसलेटेड पोलिश कॉपी एंड पासपोर्ट का डिटेल्स तो होगा ही. पासपोर्ट में आपका हस्बैंड का नाम मेंशन हो तो बहुत अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. एंड देन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर योर चाइल्ड उनका बर्थ सर्टिफिकेट का स्वर्ण ट्रांसलेटेड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी तो चाहिए ही. वेरीफाई करेंगे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो लोग वेरीफाई करेंगे, बट स्वर्ण ट्रांसलेटेड कॉपी. तो ये सब जनरली डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ओके, तो इस विषय में तो कम ही बताया आपने जो डिपेंडेंट वाला है कि भाई मतलब मेरी पे स्लिप और तो इसमें जूस का कुछ नहीं है. जूस सेम. अच्छा, जूस जो इंश्योरेंस होता है दैट इज कवरिंग नॉट ओनली द एम्प्लॉय बट एम्प्लॉयज फैमिली एज वेल. ओके, सो सेम डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो उनके लिए भी देना पड़ेगा. और आई एम जस्ट फॉरगेटिंग वन डॉक्यूमेंट व्हिच इज आल्सो ए जूस, वन काइंड ऑफ जूस सर्टिफिकेट व्हिच इज कवरिंग ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स नेम्स. ओके, ऐसा भी होता है. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर से मांगने पड़ेंगे. जूस के आपने दो बताए थे, एमा और रोमा कुछ बताया. जूस तीसरा एक और है और एक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. तो ये आपके लिए मांगा था ना लास्ट टाइम में जो था, मैंने उसका नाम भूल गया. तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप एम्प्लॉयर से आप मांग सकते हैं. तो फैमिली के लिए ये भी देना चाहिए. ओके, और एज यूजुअल जो पासपोर्ट का कॉपी है, ट्रैवल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग तो चाहिए, सब चाहिए. तो इन सब का मतलब एक लिस्ट भी होता होगा गवर्नमेंट पोर्टल पे जो आपने एमओएस पोर्टल बताया. एमओएस पोर्टल है फॉर्म फिलअप के लिए. इनका एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल है. मैं उसका पोर्टल का मतलब नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, बट इफ यू सर्च इन गूगल यू विल फाइंड दैट पोर्टल. वो पोलिश गवर्नमेंट का पोर्टल है एंड यू विल फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सब कुछ लिस्टेड है उसमें. मतलब ये सब चीजें होती तो मतलब हर जगह लिस्टेड है, लेकिन हमें आपको उसको एनालाइज करना है क्योंकि मतलब मोस्टली पोलिश में होता है क्या, इंग्लिश में होता है? तो पोलिश में मैनुअली फिलअप डॉक्यूमेंट किया जाता था इससे पहले. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर इन पोलिश. बट फॉर्म में जो चीज है इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, बट आपको फिलअप करना होगा पोलिश में. अच्छा, ओके, फिलअप करना पोलिश में भी एक जरूरी चीज है. बिकॉज ये पहले का प्रोसेस था. अभी तो एमओएस पोर्टल के थ्रू फिलअप करना होगा. आप फिलअप करेंगे इंग्लिश में, दे विल बी ट्रांसलेटेड इन पोलिश. ओके, अभी थोड़ा इजी हो गया है, बट वो पोर्टल को ऑपरेट करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो मतलब वो ये सब चीजें हैं तो सही, लेकिन जैसे अपने वहाँ पे होता है अपने देश में भी सरकारी चीजें लिखी तो होती हैं, बट आदमी ढूंढेगा क्या ढूंढेगा, कुछ मिस हो गया तो इसलिए हमें को डर सा लगा ही रहता है हमेशा. कुछ भी आधार के लिए अप्लाई कर लो, कुछ भी अप्लाई कर लो, तो इस तरीके से मतलब ये चीजें लिखी तो हैं, लेकिन आप किसी गाइडेंस मिल जाए, हेल्प मिल जाए तो उसमें चीजें थोड़ी आपकी स्मूथ हो जाती हैं. तो अभी हमने जैसे पहले उनसे मेल डाल दिया कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर 3-4 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल गई. तो ऐसा भी क्या 3-4 महीने आप एक कम नंबर बता रहे हो, किसी ज्यादा भी होता है क्या? 6 महीने मैं क्रैको का बोल रहा हूँ. 3 से 4 महीने क्रैको में मिलता है. ओके, अभी दूसरे सिटीज में इसका टाइमिंग लाइक वॉर्सो में, रोत्सॉव में इसका टाइमिंग वेरी करता है, बट क्रैको में 3 से 4 महीने में. 3 से 4 महीने. और आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो मैं एक चीज बताना भूल गया. उनका एक बैंक अकाउंट होता है जो दिया होता है, उसमें आपको एक फीस पेमेंट करना है.
440 zloty is for blue card and 340 zloty is for dependent TRC Okay. और normal TRC. ये आपको फीस दे के मतलब बैंक ट्रांसफर करके उसका एक प्रिंट आउट लेके ये भी देना होगा ये भी form के देना साथ. होगा हमको. ओके ओके. तो अभी अपन ने जैसे भाई डेट ले ली और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए सारे, ओरिजिनल प्लस प्रिंट और स्वान कॉपी और प्लस प्रिंटेड, है ना? ये सारा ये इनका 2 सेट बनाना होता है. 2 सेट बनाना. 2 सेट बनाना होता है तो एक 2 सेटिंग में वो लोग ले लेंगे ओके. और वो आपके सामने ही डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करेंगे. ओके, ओरिजिनल आपको दे देंगे और वो अपना. हाँ, वो अपना 2 सेट रख लेंगे. ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैनुअली फिलअप करते थे लाइक आपको भी मैंने बोला हाँ 2 सेट ले जाना. तो उसके बाद क्या होता है, उसका कितना वेट टाइम होता है? क्योंकि मैंने फेसबुक पे पढ़ा, कोई कह रहा 6 महीने हो गए, कोई बंदे ऐसे यूट्यूब में ऐसे लिखते हैं कि भाई 1 साल हो गया मैंने अप्लाई किया तो कुछ अब वो आया ही नहीं है. क्रैको में जनरली if you are applying for blue card or TRC for the first time and everything is okay तो आपको around 6 months लग जाएगा. मेरे को 4 to 6 months लगता है. डिपेंडेंट TRC के लिए थोड़ा कम लगता है क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कार्ड होल्डर हो तो उस हिसाब में उस केस में कम लगता है. बट इन केस ऑफ अदर सिटीज द वेट टाइम इज टू लॉन्ग. लाइक ब्रोत्सवार में लोगों को 1.5 साल बाद भी नहीं मिले. 1.5 साल बाद दे कैन नॉट ट्रैवल आल्सो आउटसाइड पोलैंड. ओके. हाँ, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? मतलब अपन मान लो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब कैसे देख सकते हैं? आपको एप्लीकेशन करने के बाद मतलब आपका अपॉइंटमेंट डेट जब जाएगा उसके 2 से 3 हफ्ते बाद आपको एक इन्फो ऑप्ट बोल के एक मेल आईडी है. उसमें आपको मेल डालना होगा. मेंशन योर पासपोर्ट नंबर, योर नेम एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू नो माय केस नंबर एंड माय इंस्पेक्टर नंबर. लाइक who would be handling your case, उनका नाम और आपका केस नंबर मांगना होगा. So they will provide you your case number and the inspector name. ओके. तो उसके बाद उसके बाद आप उनसे स्टेटस पूछ सकते हो. ओके. नॉट रेगुलरली बट एवरी 2 वीक्स में आप मेल करके स्टेटस पूछ सकते हो. ओके. सो जब आपका स्टेटस ये बताया जाएगा कि दिस इज अंडर प्रोसेस तो मतलब वो लोग चेक कर रहे हैं. अगर कुछ आपको मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करना है सो यू विल रिसीव ए लेटर बाय पोस्ट एंड आप अगर फिर से मेल करोगे तो मेल में आपको बोला जाएगा कि आपको लेटर भेजा गया है, आप आके जमा कर जाइए. तो उसके लिए फिर अलग से हमें डेट लेनी पड़ेगी जो? नहीं उधर उसके लिए आपको डायरेक्टली विजिट कर सकते हो अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट एंड देन उधर एक टोकन होता है, डिफरेंट टाइप का टोकन है. एस टोकन शुरू होता है एस से. अच्छा. ओके. तो एस टोकन लेना पड़ेगा फिर जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए. ओके. तो और तो मान लो बीच में कोई ओके डॉक्यूमेंट आपने बता दिया, ठीक है. तो उसके बाद फिर अपना मैंने सुना कुछ मतलब उनका जब मेल अब अपने पास डायरेक्ट घर पे आ जाए, कुछ मेल आता है कोई उसको TRC कार्ड को लेने के लिए, कैसे क्या उसका क्या प्रोसेस? उसका प्रोसेस है पहले तो आपको एक डिसीजन लेटर आएगा आफ्टर वेटिंग एंड एवरीथिंग. जब डिसीजन आ जाए आपका पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन लेटर आएगा. तो लेट्स से कि आपका पॉजिटिव डिसीजन लेटर आया घर पे. आप लेटर को देखेंगे, लेटर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कितने दिन वैलिड है, पॉजिटिव डिसीजन एंड एवरीथिंग. एंड देन देयर इज अनदर पोर्टल. यू हैव टू गो टू द पोर्टल, यू हैव टू पुट योर केस नंबर. ओके. एंड that portal will notify you whether your card is prepared or not. Oh, okay. If your card is prepared, then you can book an appointment by paying 100 zloty for card printing. Okay. For a date. Like आप लोगों ने जैसे किया था. अगर कार्ड आपका आ जाए, प्रिंट हो जाए तो आप कलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो by that portal. एंड आप अपना केस नंबर डालोगे तो सब दिखा देगा कि आपका कार्ड रेडी टू पिकअप है कि क्या है. ओके. तो एक जैसे बीच में डिले हो रहा होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, जैसे आपने बताया 6 महीने लग रहे हैं, मेरे को इंडिया में ट्रैवल करना है, तो ऐसा कुछ है कि मैं उनको पुश कर देता हूँ, मेरा फटाफट कर दो, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको चिट्ठी लिख के इन पोलिश. यू हैव टू राइट अ लेटर टू देम stating your problem and stating your if you have any personal issues like any family member is sick or anything, you can mention all these things writing a letter in Polish and you can physically go there and submit the letter for your case and then they would consider it. तो उसमें मतलब आपने कोई देखा है मतलब? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत वो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर मान लो आप फैमिली से मिलना नहीं जा सकते ड्यू टू योर TRC एक्सपायरिंग, तो
तो वो लोग कंसिडर करते हैं। ओके, वो आपका थोड़ा फास्ट पास्ट एक्सपीरियंस मेरे एक दोस्त का, तो कंसिडर करते हैं, मतलब कंसिडर नहीं 6 महीने का 1 महीने में हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा कितना नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत जल्दी होगा ये कंसिडर करते हैं। मतलब 6 से मतलब 5 हो जाएंगे हाँ, आप ये कह मतलब नॉर्मल क्यू से थोड़ा वो एनहांस पुश होता है बस, और रहे कुछ हो? नहीं। ठीक है। अच्छा, तो अब मान लो फतेह, वैसे आपने आंसर कर ही दिया, वैसे तो मैं यही पूछा था आपसे कि मान लो जब तक मेरा वो वीजा भी एक्सपायर हो गया, मेरा टीआरसी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे पोलैंड में लीगली है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, इलीगल, हाँ, हम आप लीगली है। आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगेगा रेड कलर का, ओके। और आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आपका हाँ। जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट दैट हाँ। विल से बेसिकली दैट योर टीआरसी एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। ओके। So that means you are legally staying in Poland and you can move inside Poland only. You can travel inside Poland, but you cannot go to outside Poland or any other Schengen country. ओके, ऐसा भी रूल है। तो ओके, वो डॉक्यूमेंट अलाउड करता है आपको पोलैंड में रहना, लेकिन रहना पोलैंड में आप मूव कर सकते हो, बट आउटसाइड पोलैंड आप नहीं जा सकते। इंडिया आप नहीं, अगर इंडिया आप जाना चाहो आप जा सकते हो, बट री एंट्री नहीं कर सकते। री एंट्री नहीं कर सकते। तो पोलैंड मतलब आप जो बाकी शेंजन कंट्री है यहाँ पे में भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, आप जब आपका टीआरसी प्रोसेसिंग में है तब आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब विद इन पोलैंड आप सिर्फ रह सकते हो लीगली, बट आउटसाइड पोलैंड आप कहीं नहीं जा सकते। तो मतलब वो डॉक्यूमेंट सिर्फ पोलैंड में काम करेगा, आपका कहीं और काम नहीं करेगा वो? यस। अच्छा, एक बात बताओ, और जैसे मेरे को वो ब्लू कार्ड मिल गया, तो अभी मैं जैसे कंपनी बदल रहा हूँ, तो मैं बदल सकता हूँ कि अब मैं कंपनी बदला हूँ तो मेरे को दोबारा कुछ टीआरसी अप्लाई करना है या कुछ और वर्क परमिट चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है क्या? नहीं, आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी कंपनी बदलोगे विद इन 15 डेज ऑफ लीविंग लास्ट कंपनी एंड ज्वाइनिंग ए न्यू कंपनी, हाँ, मतलब छोड़ने के 15 डेज के अंदर और आपको ज्वाइन बता- करने के 15 डेज के अंदर आपको नोटिफाई करना होगा वर्डरशिप ऑफिस को, जिन्होंने आपको कार्ड इशू किया है, ओके। कि मैंने ये छोड़ा है, ये ज्वाइन किया है, ये छोड़ा है, इनका ये रेजिग्नेशन लेटर और मे बी एक्सेप्टेंस लेटर ये है, और आपने जहाँ पे ज्वाइन किया है इनका ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा नोटिफाई। तो आपको फिर से एक लेटर घर पे आएगा कि आपका जो कार्ड है वो कंटिन्यू हो रहा है एंड एज इट इज है, हम लोग ग्रांट करते हैं लाइक दैट। एंड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 ये सब देना पड़ेगा वापस दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट, नॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि एम्प्लॉय स्पेसिफिक है, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है। ओके, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जो लाइक जूस का जो डॉक्यूमेंट्स है, ओके, सब कुछ देना पड़ेगा आपको। तो इस टाइम पे जो अपना टीआरसी है वो मतलब पूरा वैलिड है, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करें कि थोड़ा बहुत उसमें अभी ऐसा है कि बाहर नहीं जा सकते? नहीं, वो वैलिड है। अगर लिखा हुआ है कि इस डेट तक, इस डेट से वैलिड है, तो आप अगर जॉब चेंज कर रहे हो और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, एट दैट मोमेंट टीआरसी इज आल्सो वैलिड, एंड व्हेन यू सबमिट योर न्यू डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग जॉब चेंज, तो उसका डिसीजन महीने के अंदर चला आता है। उसका फास्ट आता है। उसका फास्ट क्योंकि ऑलरेडी आपका टीआरसी अप्लाइड है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, तो आपको सिर्फ एम्प्लॉयर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करने होते हैं, लाइक एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 जूस, ऑल द जूस इंश्योरेंसेस एंड एवरीथिंग, आपका सैलरी एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर और एक चीज है ब्लू कार्ड के बारे में, आप अगर ब्लू कार्ड होल्डर हो, सो विद इन 2 इयर्स, विद इन फर्स्ट 2 इयर्स यानी 24 मंथ्स, आप अगर जॉब चेंज करते हो, तो आपका जो नया एम्प्लॉयर होगा, नया एम्प्लॉयर को फिर से आपको वर्क परमिट देना होगा। ओके, अगर 2 साल के अंदर हम वो करते हैं तो इफ यू आर ए ब्लू कार्ड होल्डर एंड यू आर चेंजिंग इन जॉब, देन आपके नए एम्प्लॉयर को आपको वर्क परमिट देना होगा इफ दिस इज विद इन 24 मंथ्स। आफ्टर 24 months you are legally free to join any organization if you are holding only blue card. ओके। अगर टीआरसी होल्ड करते हो तो हर बार जब आप जॉब चेंज करोगे, हर बार आपको वर्क परमिट चाहिए। तो एक मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 साल का मतलब तो 1 साल ही बचा, जो गैप है, जो हमारा अच्छे वाला गैप है, कि हम बिना किसी सरदर्दी के, मतलब बिना वर्क परमिट के अपने नहीं, आप जब सब्सिक्वेंटली आप दूसरा नया जब रिन्यू करके आपको सेकंड कार्ड मिलेगा, तब भी वो अप्लाइड हो फर्स्ट 24 months। ओके। और तो फर्स्ट 24 मंथ्स की बात है टोटल ओवरऑल, फिर तो आपके दिन उसके ऊपर अपडेट ही होता रहेगा, 6 साल 5 साल हो गए ऑडिट, समझ गया आपकी बात। अपडेट का ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 years, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके। मतलब आपके कार्ड का वैलिडिटी 1 to 3 years होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर होल्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सेज दैट you have job only for 1 year, then your card will be for 1 year. If your job says that you have an indefinite contract, इसका मतलब आप permanent employee हो, then आपका कार्ड 3 साल का वैलिडिटी होगा कार्ड का, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा।
ओके, तो उस केस में जैसे 3 साल का हो गया, अब उसमें इंडेफिनिट भी लिखा है, तो कार्ड ऑटो रिन्यू हो जाता है क्या हमें? नहीं नहीं, आपको फिर से सब कुछ अपॉइंटमेंट लेके सारा का सेम सारा? सेम प्रोसेस, सारा का सारा सेम प्रोसेस। एंड आपका कार्ड एक्सपायरी होने से आई वुड सजेस्ट लाइक 8-9 महीने पहले से अप्लाई आप मतलब डेट लेके रखो। पहले अपडेट में। हाँ, उससे देर होगा तो फिर उसमें भी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, सेम प्रोसेसिंग टाइम सेम। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा बेनिफिट कुछ नहीं कि भाई पहले टीआरसी होल्डर सब हाँ, वेरीफाइड आप वाले सब नहीं, तो। आप फॉर्म में मेंशन करोगे ना दिस इज माय रिन्यूअल, हाँ। दिस इज माय एग्जिस्टिंग कार्ड, हम्म, तो वो लोग कंसीडर करेंगे, आपका फाइल से प्रीवियस डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होगा, चेक ओके, करेंगे। हाँ। एंड अगर कुछ नया डॉक्यूमेंट है तो वो भी चेक होगा, हम्म, बट जनरली टाइमिंग प्रोसेसिंग टाइम सेम लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि भाई 2 साल के बाद भाई अगर मैंने जॉब चेंज, मतलब वो आप मैंने कभी भी जॉब चेंज करी तो मेरे को उनको नोटिफाई करना पड़ता है कि मैंने जॉब बदली है? नोटिफाई तो करना पड़ेगा, हाँ, 2 तो इन साल केस के में ना बाद करूँ तो कुछ क्या होता है उसके? ना मेरे पास करोगे वैलिड टीआरसी है वैसे तो। कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उनको फिर पता कैसे चलेगा? पता चल जाता है उनको? उनको पता चलेगा, आपका तो टैक्स कटेगा ना, हाँ। आपका नया नया कंपनी से टैक्स कटेगा, तो आपका जो टैक्स नया कंपनी से फाइलिंग होगा तो उनको आइडिया हो उनको जाएगा। आइडिया होगा, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो मतलब लीगली आप ऑब्लिगेटेड नहीं रहोगे, आप अगर नोटिफाई कर दिए तो लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं रहोगे। इट इज योर ड्यूटी बिकॉज यू आर ए फॉरेनर एंड द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड इज गिविंग यू द कार्ड, सो इट्स योर ड्यूटी दैट टू नोटिफाई देम दैट यू आर स्टेइंग हियर बेसिस ऑन जॉब। अगर आप जॉब चेंज करते हो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपने एक यूनिक सी चीज बताई है वाली कि भाई जॉब चेंज करते तो बता, ऐसा और भी कुछ है क्या? एक दो चीजें कुछ आपको पता हो तो कि भाई और किसी केस में उन लोगों को हमें मेल करना है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इन केस ऑफ जॉब चेंज ये 2 साल हो जाए 2 साल ना हो, अच्छा, जब भी आप जॉब चेंज अच्छा, करो, तो आप ब्लू कार्ड होल्डर हो, फिर भी मान लो आपको वर्क परमिट नहीं लगेगा एम्प्लॉयर से, बट आप इफ यू आर चेंजिंग ए जॉब यू हैव टू नोटिफाई देम दैट मैंने पुरानी कंपनी छोड़ी है और नई कंपनी में गया हूँ एंड यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपका कंटिन्यू होता रहेगा कार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बोला जैसे ब्लू कार्ड होल्डर, नॉन ब्लू कार्ड होल्डर, तो उसको भी करना है? सबको करना है। टीआरसी वालों को तो करना ही है, ब्लू कार्ड होल्डर्स को भी करना है। सिर्फ एक ही फायदा है कि 2 साल बाद आपको वर्क परमिट नहीं लगेगा। तो अब हमारे पास जब लीगल टीआरसी, फिर तो हम शेंजन रीजन में अपना ट्रेवल Yes, कर सकते हैं, yes, कोई इशू नहीं है, yes, तो सारे पूरे यूरोप में हमें अलाउड होता है। यस, ऑल द ठीक है। शेंगन कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो, बट आपको कार्ड संग ले जाना होगा, ऐसा नहीं है मतलब आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कार्ड लेके जाना होगा। इफ यू आर गोइंग टू प्राग और एनी अदर कंट्री, जर्मनी में जाओ, फ्रांस में जाओ, आपको कार्ड और पासपोर्ट दोनों लेके जाना होगा, नॉट ओनली पासपोर्ट भी लेके जाना होगा, बिकॉज यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ पोलैंड। ओके, आप आपको मतलब टेम्पोररी रेसिडेंसी दिया है बेस्ड ऑन सम जॉब और समथिंग, सो आपको पासपोर्ट भी कैरी करना होगा और कार्ड भी कैरी करना होगा। समझा। और और मान लो जैसे कई बार ऐसा केस हो जाता है, अपना गुम हो जाता है टीआरसी, मतलब मैं लेके जा रहा हूँ कि गिर गया मुझसे या किसी ने भाई फट गया, तो ऐसे कुछ? और उसके लिए और एक एप्लीकेशन प्रोसेस है। अच्छा, सेम ही है कि कुछ अलग? सेम उसके लिए मतलब नए डॉक्यूमेंट्स आपको नए से नहीं करने पड़ेंगे, रिप्रिंट ऑफ द कार्ड ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो आप कर सकते हो। कार्ड गुम हो गया या फिर खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए शायद $100 की फीस सेम ही है, मतलब जो आप बट उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। मतलब जो नहीं नॉट दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, उसके लिए एप्लीकेशन डेट जल्दी मिलता है। ओके, उसके लिए जल्दी मिल जाता है। ओके, तो एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब मान लो कोई आ रहा है नया और वो अप्लाई कर रहा है टीआरसी के लिए, तो जनरली कुछ आपको कुछ आइडिया है कि भाई जैसे आपने हमारी हेल्प करी थी, अपने बीवी बच्चों का भी किया आपने, कि भाई ये केसेस जनरली मिस हो जाते हैं कि छोटा मोटा ये ऐसा मिस हो जाता है कि यार ये गड़बड़ रह गई, मतलब हो ही जाता है, मतलब आप बहुत ध्यान से करें तो भी एक छोटी मोटी चीज मिस हो जाती है, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि आप डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए वो तो दो, हाँ। अगर इफ यू फील दैट यू कैन प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, अगर आप देना चाहो लाइक पे स्लिप ऑफ 3 months और एनीथिंग, मतलब डॉक्यूमेंट कुछ कम नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आप दे सको कि वो लोग आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है एक्स्ट्रा देने लायक, तो आप दे सकते हो। बट लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव डन एमटेक एंड एमबीए, जनरली लास्ट मास्टर डिग्री का लोग देते हैं, तो आप दोनों का दे सकते हो टू प्रूव दैट यू आर हाईली क्वालिफाइड। ओके, हाँ, तो मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वैसे चाहिए नहीं, लेकिन आप जितना दोगे उतना, हाँ, मतलब they should not ask for document, that should be the motive। मींस वो लोग को नहीं, मतलब दोबारा अगर कुछ छूट गया that is a different reason, and while you are giving the document it may happen because they are handling lot of cases, they might lose your document,
हाँ। मतलब आपका कॉपी लूज कर सकते हैं, तो आपको खुद उस बार आप बहस नहीं कर सकते, मतलब आप जाकर दोबारा आपको देना पड़ेगा। सेम चीज आपको ऐसे भी हुआ है, सेम चीज 3 बार लोगों को सबमिट करना पड़ा, ओके। बिकॉज एवरी टाइम दे हैव मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट। तो ऐसे मैंने कुछ पढ़ता था स्टार्ट में जब आता था कि लोग क्या नाम कोरियर कर देते हैं, कोरियर भी करना होता है कि कोरियर भी कर सकते हो, बट बेटर है कि फिजिकली जाके लेके आना बेटर है। कुरियर भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने जब जॉब चेंज किया था, मैंने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कुरियर किया था। कुछ दिन बाद मुझे उनसे पता चला कि उनको मतलब रिसीव ही नहीं हुआ, रिसीव हुआ है बट मिसप्लेस हो गया। देन आई हैव टू विजिट अगेन एंड देन आई हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स अगेन। तो एक और मतलब जो टीआरसी के लिए हमको फिजिकली विजिट करना है, ऐसा भी है कि जैसे वर्चुअल, मतलब मान लो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इंडिया गया हुआ हूँ, तो नहीं वीडियो कॉल ऐसा कुछ नहीं, एकदम आपको फिजिकली जब कार्ड कलेक्शन होगा, इफ यू आर एन अडल्ट, आपको जाके फिंगरप्रिंट रजिस्टर करवा के कार्ड एक्टिव करवा के कार्ड रिसीव करना पड़ेगा। ओके। आप सिर्फ बच्चों के लिए ऑन बिहाफ ऑफ योर चाइल्ड, आपकी वाइफ या आप कोई भी कार्ड रिसीव कर सकते हो, बट अडल्ट हो तो आपको जाके फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके इनेबल करके फिर आपको कार्ड रिसीव करना है। ओके। हाँ, वो कुछ इनेबल भी करते हैं, कुछ कार्ड को डालते हैं मतलब fingerprint कोई तो अगर कार्ड आपको इनेबल नहीं किया, तो फिर जहाँ पे भी कार्ड वो लोग स्वाइप करेंगे, पता चलेगा आपका कार्ड एक्टिव ही नहीं है। ओके। एक्टिव नहीं है तो एंट्री एग्जिट आपको करने नहीं देंगे। तो मतलब एयरपोर्ट पे। ओके, तो एयरपोर्ट पे जब आते हैं तो अपन सिर्फ टीआरसी के थ्रू आ सकते हैं कि पासपोर्ट भी चाहिए वहाँ पे? पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आपके पासपोर्ट में स्टैंप नहीं लगेगा ड्यूरिंग एंट्री और एग्जिट। अगर आपके पास टीआरसी है तो आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगेगा। इफ यू आर होल्डिंग ब्लू कार्ड, एंट्री एग्जिट पे कोई स्टैंप पोलैंड में नहीं लगेगा। इंडिया में आप जब एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे तब लगेगा, बट पोलैंड में नहीं लगेगा। तो आपकी अगर नॉर्मल टीआरसी कार्ड होल्डर तो फिर आपको स्टैंप? हाँ, नॉर्मल टीआरसी हो, बेसिस ऑन जॉब स्टूडेंट और एनीथिंग, आपका स्टैंप लगेगा, बट आपका ब्लू कार्ड होल्डर हो तो एंट्री एग्जिट पे स्टैंप नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये अपने दिवांशु भाई ने बहुत नॉलेजेबल, बेसिक जो भी लोगों को चाहिए होता है, बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू भाई, आपने हमें वीडियो बनाने के लिए एग्री किया। थोड़ा इनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 3 साल से इन्होंने मतलब इनकी फैमिली के लिए अप्लाई किया, हमारी भी हेल्प करी थी, तो इनको एक मोटा मोटा आइडिया है क्या क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ और कभी इतिहास से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मतलब कमेंट करना, मैं आपको कोशिश करूंगा दिवांशु भाई से हेल्प लेने की कोशिश करूंगा, या फिर ऑनलाइन सर्च करके आपको बताएंगे। और ये वीडियो जो भी फ्रेशर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।